देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम दोनों के साथ, मेरी सेकंड वाइफ के साथ और मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार शादाब हुसैन, जिसका घर आंदर है, मेरा भाई तारिक खान और नियाज अहमद जो दक्षिण टोला का रहने वाला है, इन तीनों की जिम्मेदारी होगी। ये कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार होंगे। और ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि चारों तरफ से मुझे हर जगह से सेटिंग कर रहे हैं। ये लोग बोलते फिर रहे हैं कि हम थाना को मैनेज कर लिए हैं, हम जज को मैनेज कर लिए हैं। ये जो शादाब है ये यही काम करता है। तो ये लोग हमेशा थ्रेट पहुंचा रहे हैं मेरे सेकंड वाइफ के घर पे। अक्सर किसी न किसी को ये करके कि है ना, तुम्हारे पे तेजाब डलवा देंगे, तुम अलग हो जाओ, इस तरह से कर करके बहुत सारी थ्रेट हम लोग को मिल रही है। हम तो ये चाहते हैं जो FIR हुआ है उस पर उसको जांच करके सही तरीके से उसको ट्रू किया जाए। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान के नया किला निवासी चर्चित शारिक नैयर और उनके परिवार के बीच हुए आपसी विवाद ने नया रुख ले लिया है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनका परिवार वालों ने बयान दिया और बताया कि शारिक नैयर परिवार वालों को बिना जानकारी दिए दूसरी शादी किए हैं, जिसका विरोध उनके परिजनों ने किया है। इसके साथ ही शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू को मानसिक रूप से बीमार होने और दारू, गांजा, स्मैक जैसे नशे के आदी होने की बात उनके परिवार के लोग और पारिवारिक अधिवक्ता द्वारा कही जा रही है। इस पूरे मामले में उनकी दूसरी पत्नी तबस्सुम फातिमा और शारिक नैयर के द्वारा मीडिया के समक्ष अपना बयान दिया गया, जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। आपको बता दें कि शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि बाहरी लोगों द्वारा मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जो मेरे परिवार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनका साथ दे रही है कि कैसे मुझे मानसिक रोगी के रूप में घोषित किया जा सके, जो मैं नहीं हूं। परिजनों द्वारा दिए गए बयान को गलत ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट में साबित कर दूंगा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। उन्होंने अपने छोटे भाई तारिक खान और आंध्र निवासी मोहम्मद शादाब हुसैन, दक्षिण टोला निवासी मोहम्मद नियाज उर्फ गुड्डू पर अपने परिवार वालों पर दबाव बनाकर मीडिया के समक्ष बयान देने का आरोप लगाया है। तो आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू और उनकी दूसरी पत्नी तबस्सुम फातिमा ने क्या कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम फातिमा है और मैं डॉक्टर शारिक नैयर की पत्नी हूँ। तो आपकी शारिक नैयर जी से आपको पता है कि उनकी पहली शादी हो चुकी है जी, और उनके बच्चे भी हैं, फिर भी आपने दूसरी शादी की। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये कारण ये है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों की शादी होगी, लेकिन इनके घर वाले, इनका भाई इतना गिर गया जिसने मेरी इज्जत नहीं रखी। वो सारे सिवान में, टाउन में, हर एक जगह हर लोग के मुंह पे ये बात लाया कि मैं इनके साथ भाग गई हूँ और मैंने इनका बहुत सारा पैसा ले लिया है, और जहाँ भी मेरी मतलब बात होती। दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। यही बात होती थी कि लड़की बहुत शातिर है, इसने पैसा ले लिया है इनसे, और मुझे बहुत तरीके से बदनामी की गई, जिसकी वजह से मेरी इज्जत बहुत खराब हो गई। किसी भी लड़की की सबसे पहले उसकी इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो कि मैंने खो दिया था। इनसे शादी करने का एक ही रीज़न था कि जो मेरी इज्जत है वो तो दोबारा आ नहीं सकती है, और इन्होंने अपना मुझे नाम दिया, मुझे हलाल तरीके से रखा, अपना नाम देके निकाह किया मुझसे। वो चीज़ इनको करने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे इज्जत मिला कि अब कुछ भी लोग कहेंगे तो यही कहेंगे कि मैं उनकी वाइफ हूँ। कहीं ना कहीं इस्लामिक तौर पर देखा जाए तो शादी करने से पहले एक मर्द को अपनी पहली पत्नी से इजाज़त नहीं पड़ती है। तो जहाँ तक इनकी पत्नी का एक सोशल मीडिया पर खबर चल रहा है, वो आपको जानती तक नहीं है, और आप बता रही हैं कि शादी हम कर चुके हैं,
आप और तारिक नैयर जी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सच बात है कि किसी भी मर्द को सेकंड शादी या थर्ड या फोर्थ, किसी को भी अगर दूसरी शादी या तीसरी शादी करनी होती है तो वो अपनी पहली पत्नी से, अपनी पहली वाइफ से इजाज़त लेता है। हमारे इस्लामिक कल्चर में भी ये चीज़ है कि आप ऐसे, अगर हमारे इस्लामिक कल्चर में ये चीज़ है कि आप शादी कर सकते हो तो आप इजाज़त लेके शादी कर सकते हो। और वो औरत बहुत झूठी है और उसने इन पे फिर से एलिगेशन लगाया है, साथ ही साथ मेरे पे भी, कि वो मुझे जानती तक नहीं है, देखा तक नहीं है। मेरे पास एविडेंस है कि वो मुझसे मिली है और उसने इजाज़त भी दी थी हम दोनों को कि आप दोनों शादी कर सकते हो, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बच्चे ठीक से रहें और प्रॉपर्टीज मेरे साथ रहे। कितने दिन पहले से इनकी पत्नी को आप जानती हैं, पहली पत्नी? मैं उनको 1 साल से जानती हूँ। आप देख सकते हैं, ये फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हैं पहली पत्नी ऐमन फातिमा और ये हैं, और ये मैं हूँ। आप देख सकते हैं हम तीनों हमेशा मिला करते थे। और एक और फोटो है, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी फोटो है। कहाँ की फोटो है ये? जी, ये रेस्टोरेंट की फोटो है। ऐसी ऐसी मेरे पास बहुत सारी फोटो हैं, जब भी हम लोग तीनों मिला करते थे, आपस में बातचीत हुआ करती थी, ऐसी ऐसी एविडेंस बहुत है। कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी कि आप दोनों रिलेशन में हैं और शादी कर सकते हैं? जी बिल्कुल जानकारी थी, और उसने जैसा देखा था कि हाँ हम दोनों को बदनाम किया गया है तो उसने बोल दिया था कि हाँ ठीक है, तुम लोग निकाह कर सकते हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे को भी मेरे पास भेजा करती थी। आप ये देख सकते हैं, ये आयरा है जो इनकी बेटी है। बच्चों से मुझे भी बहुत लगाव है अभी भी, क्योंकि बच्चे फरिश्ते हैं, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि हम लोग बोल क्या रहे हैं। इन लोगों को जो सिखाएंगे आप, वो ही वो बच्चे बोलेंगे। आप देख सकते हैं बेटी के साथ मेरा कितना अच्छा ही बिहेवियर था, और ये मुझे खुद मम्मी बोला करती थी और उसके सामने ही वीडियो कॉल पे बात किया करती थी। और बेटा जो है जाबिर, जिस तरह से आप लोगों की शादी के बाद से जो विवाद चल रहा है, केस भी हुआ है, आपने केस भी दर्ज किया है, उस पूरे मामले को लेकर के आप लोग क्या चाहते हैं? जी मैं यही चाहती हूँ अपने जिला, कहीं ना कहीं आप लोग, आपके परिवार, आपका परिवार भी है जो एक दूसरे पर आरोप पर प्रत्यारोप लग रहा है। जी हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि एक दूसरे पे एलिगेशन ना लगाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पे एलिगेशन ना लगाई जाए कि ये मेंटली तौर से डिस्टर्ब हैं। इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है जो कि इनके ही परिवार वाले हैं। आज वो लोग बैठ के आपस में बात करें तो मामला समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन इन पे इतनी एलिगेशन लगाई जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत भावुक होकर इन्होंने अपने इसके पहले जो स्टेटमेंट दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि अगर कुछ हम लोगों के साथ गलत होता है तो इसके पीछे तारीख का हाथ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ये बात बता रहे हैं, तो हम दोनों के साथ अगर कुछ भी गलत हो तो वो लोग क्या मुझे, हम दोनों को मारेंगे, हम लोग खुद ही सुसाइड कर लेंगे। क्योंकि चारों तरफ से दो इंसान को इतना ही ब्लैकमेल करना, कोई कितना ही अपने आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सफ़र कर सकता है। और रही बात मेरे ऊपर, तो बोल रहे हैं एसिड फेंकवा देंगे तो तुम्हारे को गोली मरवा देंगे, तुमको यूँ उठवा लेंगे, और जो भी थाना परिषद जो भी है उसको हम लोग खरीद सकते हैं। अंकल कह रहे हैं कि हम तो एडवोकेट को खरीद लेंगे, हम तो जज को खरीद लेंगे। इन लोगों के पास बहुत पैसे, ये लोग कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन मुझे फिर भी यकीन है मेरे जिला प्रशासन से, क्योंकि पहले भी मैंने ये चीज़ बोला था कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन करें इस केस का, तब उन्होंने इनको बरामद किया था पटना से, और अभी भी ये केस चल रही है, अभी तक रुका हुआ है। पता नहीं इसके पीछे का क्या रीज़न है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर से हम लोगों को पूरा देखने के बाद, ये केस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अच्छी रिजल्ट आए और उन लोगों का जो FIR दर्ज है उन लोगों की गिरफ्तारी हो। क्योंकि वो लोग सामने नहीं आते हैं, वो लोग पीठ पीछे वार करते हैं। वो लोग सामने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाए हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि असली गुनहगार वही लोग हैं। ठीक है, नाम बताइए। तबस्सुम फातिमा जी, आपके परिवार में आपके अब्बू का भी और आपकी वाइफ का कहना है कि आपने दूसरी शादी जब की, इसकी उन लोग से कोई जानकारी नहीं थी। तो आपको पहली बात ये कि आपको दूसरी शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले जो उन लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि उन लोगों को मालूम नहीं था, तो ये सरासर गलत है। मैंने इजाज़त ली और ये इसका मेरे पास सबूत है। और रही बात आपको कि दूसरी शादी करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी
कि जब जनवरी में मुझे भेजा ये लोग नशा मुक्ति केंद्र, उस वक्त तो मैंने शादी नहीं की थी। जनवरी कब? जनवरी 2023 या 23। तो उस वक्त तो मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी को लेके वो लोग मुझे किसी तरह से चाहते थे कि मैं मानसिक तौर पर अपना संतुलन खो दूं। तो इस तरह से वो लोग हमेशा मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा उसके बाद जो मेरी सेकंड वाइफ है उसको ये लोग बदनाम कर रहे थे, पूरे शहर में एक तरह से र्यूमर उड़ा दिए थे। र्यूमर ये उड़ाया था कि है ना वो मुझसे पैसे हट के भाग गई, इस तरह से बहुत सारे र्यूमर उड़ाए थे, ठीक है ना। तो मैं उस वक्त आप कहाँ पे थे जब र्यूमर उड़ा था? तो आपके लिए ये लोग उस वक्त मुझे नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया था। अच्छा। तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे बहुत सारी कुछ सुनने को मिली। तो फिर मैंने ये निश्चय किया कि अगर उसको मेरे वजह से बदनाम किया जा रहा है तो क्यों न मैं उससे निकाह कर लूं, और वही मैंने किया। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है मुझको मानसिक रोगी घोषित करने का, जो कि मैं हूं नहीं। और ये जो भी लोग बयान दे रहे हैं, इसका मैं पूरा का पूरा जो है वो कोर्ट में इस चीज़ को अपना रखूँगा कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। जो भी लोग बयान दे रहे हैं वो आपके परिवार के ही लोग हैं, तो क्यों इसलिए बयान दे रहे हैं, किस लिए बयान दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं उनको दबाव डाला गया है, जिससे मेरा भाई है शादाब हुसैन है, जो अंदर के रहने वाले हैं, और नियाज अहमद फारूकी हैं जो दक्षिण टोला के रहने वाले हैं, और ये मेरे अंकल हैं। ये जो लोग हैं चार लोग, ये लोग दबाव बना रहे हैं कि केस कहीं ना कहीं केस में उन लोग को राहत मिल जाए। कौन सी केस की बात कर रहे हैं? जो मेरी वाइफ ने केस किया है, जब मुझे ये लोग वहाँ पटना नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दिए थे, उस वहाँ से निकालने के लिए जब मेरी वाइफ को ने दबाव बनाया, प्रशासन पे दबाव बनाया, तब जाके ये केस हुआ। केस होने के बाद पुलिस जाके वहाँ से मुझे बरामद करके लेके आई है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ हो। जो 440/23 मुकदमा हुआ है, उसमें हम लोग को इंसाफ चाहिए। वैसे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से नशेड़ी हैं, गांजा, भांग, स्मैक, दारू का सेवन करते हैं। देखिए, ये तो मेरे भाई के द्वारा वहाँ पे लिखवाया गया था नशा मुक्ति केंद्र में कि ये चीज़ मैं सेवन करता हूँ। क्योंकि वो केंद्र जब तक ये लिखवाएंगे नहीं तब तक वो मुझे एडमिट नहीं करेगा। तो ये लगा के आरोप मेरे ऊपर मुझे वहाँ भर्ती कराया गया था। अच्छा, यानी कि पूरी तरह से साजिश के तहत आपको उसमें भर्ती किया गया? जी जी जी। तो इसको लेकर के आप जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे? अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे न्यूज भी चल रहा है कि आपके परिजन आपको बता रहे हैं कि पूरी तरह से आप नशा के शिकार हैं, या फिर आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो लोग भी बता रहे हैं कि पापा हम लोग को मारते थे, पीटते थे, टीवी तोड़ देते थे, टेबल उठाकर पटक देते थे, स्कूल जाने से वो लोग डर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, कहीं ना कहीं उन लोगों को सिखाया गया है। देखिए, आप उसमें देखे होंगे पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मेरे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर मैं इस तरह का करता तो उन लोगों के पास एक तो वीडियो होना चाहिए, एक तो एविडेंस होना चाहिए जो वो लोग दिखा सकते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या मानते हैं आप? इसके लिए मैंने इस तरह का पूरा ये सारा मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए, मुझे मानसिक तौर पे रोगी बनाने के लिए, ये मेरा भाई शादाब और जो नियाज अहमद फारूकी है और मेरे अंकल, ये लोग चाह रहे हैं किसी तरह से मैं मानसिक तौर पर अपाहिज हो जाऊं कि वो लोग जो उनका मर्जी चल सके वो लोग करें। अच्छा, आपने दूसरी शादी भी कर लिया है, क्या कारण रहा, किस परिस्थिति में आपने दूसरी शादी किया है? इसको लेकर के आप अपने सिवान के लोगों से जो विशेष तौर पे आपको जानते हैं उन लोगों से क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये कोई मैंने नया काम नहीं किया है कि दूसरी शादी की है, ये बहुत लोग करते हैं, तो इसका लेके कोई ये नहीं। लेकिन ये इस चीज़ को फोकस करके मुझे बदनाम किया गया, मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। इसमें मेरा भाई शादाब, ये सब इन लोग की 4 लोगों की जो टीम है, ये चाहता था किसी तरह मेरा ऑफिशियल तौर पे मर्डर हो जाए। और अभी भी वो लोग यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से मैं मानसिक तौर पे अपाहिज हो जाऊं। आपके जो पिताजी हैं और आपकी जो वाइफ है, पहली वाइफ, उन लोगों का कहना है कि हमसे बिना इजाज़त तो दूसरी शादी करी।
उसके लिए एविडेंस है मेरे पास कि मैं दोनों को साथ में रेस्टोरेंट ले जाता था, दोनों साथ में बात करती थी। अच्छा, अभी जो आपकी पत्नी नशा मुक्ति केंद्र से आपको बरामद करा के और प्रशासन के माध्यम से ले आई, ऐसा मुझे सूचना मिला है कि पूर्व में भी आपको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया गया था। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं आप नशा के शिकार थे जिसकी वजह से आपको भर्ती किया गया था आपकी पत्नियों के द्वारा? जी देखिए, जनवरी मंथ में मुझे उन लोगों ने एक साजिश के तहत वहाँ मुझे भर्ती कराया था। 2.5 महीना मैं वहाँ रहा था। क्यों भर्ती कराया था? मुझ पर गलत एलिगेशन लगा कि मैं दारू पीता हूँ, चरस पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, ये सारे एलिगेशन लगाए थे। वही वो पेपर वो लोग उस न्यूज़ चैनल में दिखा रहे थे। ये कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहे थे, वो ये दिखा रहे थे कि हॉस्पिटल में जो उन लोगों ने लिखाया था कि मुझे एलिगेशन लगाया था, लगा के वहाँ में जो भर्ती कराया था, तो उन लोग को ये भी पता है कि वहाँ 2.5 महीने रखने के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो नशा केंद्र मुझे उन लोग से बोला कि आप इनको ले जाइए, नहीं तो इनकी तबीयत बिगड़ रही है। तो फिर वो लोग जब अगर हमको वहाँ इलाज के लिए रखे थे तो फिर हमको लखनऊ में ले जाके इलाज क्यों करवाया वहाँ से निकाल के? आपके पारिवारिक जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनका भी कहना है कि आप नशा के पूरी तरह से आदी थे। देखिए, वो 2 कौड़ी का वकील है, वकालत मैंने भी की है। उसको ये तक नहीं पता है कि वो ये कह रहा है कि है ना मेरे फादर ने मुझे आग कर दिया, बेदखल कर दिया। बेदखल उसी प्रॉपर्टी में हो सकता है जो फादर ने खुद की बनाई हो। तो वकील जो बोल रहे हैं कि है ना कि बेदखल कर दिए हैं, तो पिता की खरीदी हुई संपत्ति में से ही वो बेदखल कर सकते हैं या आग कर सकते हैं। दादा परदादा की जो संपत्ति होती है उसमें से वो बेदखल नहीं कर सकते। उनको कम से कम ये बात मालूम होना चाहिए, और बेदखल करने का पूरा नियम होता है, वो उनको पता नहीं है। उनको वो जब उनको खुद मैं लाया, उनको केस मैं खुद देता था। आज वो मेरे खिलाफ उठ के और है ना लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहे हैं, वो बहुत गिरे हुए वकील हैं। नाम बताइए। डॉक्टर शारिक।